हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं मुद्रा। मुद्रा क्या है? देखिए, जब आप लोग जीवन में कोई कदम उठाते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई उपाय करने की कोशिश करते हैं, जीविकोपार्जन का कोई साधन ढूंढते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने समस्या उत्पन्न होती है मुद्रा। अब सवाल ये आता है कि ये मुद्रा है क्या? आर्थिक रूप से या अर्थशास्त्र में या आर्थिक प्रणाली में हम किस चीज को, किस वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करने का कारण क्या होता है, स्वीकार करने का आधार क्या होता है, इन्हीं सब चीजों को समेटे हुए हम आज शुरू करने चल रहे हैं आपके सामने मुद्रा। मुद्रा है क्या और इसका इतिहास क्या है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मुद्रा की शुरुआत कब से हुई, पेपर करेंसी कब से आया, क्वाइंस की शुरुआत कब से हुई। स्पेशली हम बात कर रहे हैं भारत में मुद्रा प्रणाली के शुरुआत होने की, अर्थात पेपर करेंसी के शुरुआत होने की। पेपर करेंसी भारत में कब से शुरू हुआ और उसके जारी करने का आधार क्या था। तो आइए हम लोग बात करें मुद्रा की। तो मुद्रा है क्या? सबसे पहले तो यही सवाल है कि अगर हम बात करें व्हाट इज मनी, सबसे पहला सवाल तो यही आता है, व्हाट इज मनी। दो लाइन की एक बड़ी अच्छी सी कविता है, उसको अगर आप सुन लेंगे तो आपको बड़ा आसानी से जीवन भर याद रहेगा कि मुद्रा क्या है। इंग्लिश में कहा जाता है, मैं लिख के बता दे रहा हूं, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फोर, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फोर a medium, a measure, standard and store। बस इस दो लाइन को याद रखिए, आपको मुद्रा की सारी परिभाषा याद रखिए। मनी क्या है? मनी इज, आप कह सकते हैं मनी इज what money does। सवाल इस बात का है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ऐसी कोई भी धातु, ऐसा कोई भी कागज का टुकड़ा, ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे, वही मुद्रा है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब सवाल इस बात का आता है कि अगर मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य आपको बड़ी आसानी से मालूम हो गया, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। अर्थात मुद्रा के चार कार्य हैं, चार कार्य। ए मीडियम, मीडियम ऑफ व्हाट? एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो हम एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु किसी से ले लेते थे, लेकिन यहां पर समस्या आती थी कितनी वस्तु हम किस व्यक्ति को दें और कितनी वस्तु उस व्यक्ति से हम उसके बदले में लें। लेकिन यहां पर जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो एक बड़ी बड़ी समस्या थी। मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में गेहूं और चावल का एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब यह जरूरी नहीं था कि गेहूं वाले व्यक्ति को चावल की ही आवश्यकता हो या चावल वाले व्यक्ति को गेहूं की ही आवश्यकता हो सकता है
एक तीसरा भी व्यक्ति हो जिसके पास दाल है। अब दाल वाले व्यक्ति को हो सकता है गेहूं की आवश्यकता हो, गेहूं वाले व्यक्ति को हो सकता है कि दाल की आवश्यकता हो, ना कि चावल की आवश्यकता हो। चावल वाले व्यक्ति को हो सकता है गेहूं की आवश्यकता ना हो बल्कि दाल की आवश्यकता हो। उसके पास, गेहूं वाले के पास गेहूं ज्यादा है, चावल वाले के पास चावल ज्यादा है, दाल वाले के पास दाल ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में तीनों के सामने यह समस्या खड़ी होगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उनकी वस्तु को लेकर के और उसकी आवश्यकता की वस्तु दे पाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुद्रा के आ जाने के बाद हर व्यक्ति के सामने यह समस्या खत्म हो गई। गेहूं वाला अपना अतिरिक्त गेहूं मुद्रा में कन्वर्ट कर सकता है, बेच करके उसको मुद्रा के रूप में परिवर्तित करके उससे अपनी आवश्यकता की गेहूं, दाल या चावल में से जो भी उसकी आवश्यकता है उसको खरीद सकता है। दाल वाला व्यक्ति अपनी अतिरिक्त दाल को बेच करके उसको जो भी आवश्यकता है, गेहूं या चावल जो भी आवश्यकता है, वो आराम से खरीद सकता है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ये समस्या काफी हद तक मुद्रा के आने से समाधान हो गया। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ए मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापक, कितनी मात्रा में हम चावल दें और कितनी मात्रा में हम चावल के बदले गेहूं लें, इसकी बड़ी समस्या थी। स्टैंडर्ड, अब इसका स्टैंडर्ड क्या है? मान लीजिए हम किसी चीज को, हम चावल से कपड़ा खरीदना चाह रहे हैं। गेहूं से चावल खरीदने में तो आसानी है, लेकिन चावल से अगर हम कपड़ा खरीदना चाह रहे हैं तो हम कितना चावल दे दें और कितना कपड़ा ले लें, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। स्टैंडर्ड, मूल्य का मापक, किस आधार पर इसको मापन किया जाए। स्टोर ऑफ वैल्यूज का मतलब, मान लीजिए हमारे पास इतनी ज्यादा मात्रा में चावल ज्यादा है या गेहूं ज्यादा है, तो अब उस गेहूं को हम अगले 2 साल 3 साल तक हम नहीं सुरक्षित रह सकते। अगर अगले 2-3 साल हम सुरक्षित रखेंगे तो गेहूं हमारा खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम अपने उपभोग की जितनी आवश्यकता है उतने गेहूं को तो इस साल सुरक्षित रखेंगे और बाकी गेहूं को हम क्या करेंगे, बेच करके मुद्रा में कन्वर्ट कर लेंगे और मुद्रा को हम फिर जितने साल चाहें उतने साल सुरक्षित रख सकते हैं। तो ए मीडियम, अ मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। आइए एक एक करके हम लोग इस बात का एनालिसिस करते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं। मुद्रा के कार्य को बेसिकली हम फंक्शंस ऑफ मनी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं मुद्रा के कार्य को। प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन, द्वितीयक कार्य, और कंटिजेंसी फंक्शन, सहायक, गौड़ या अन्य कार्य। मुद्रा के जब कार्य को हम विभाजित करते हैं तो इन 3 हेडिंग करते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक कार्य, और कंटिजेंट अर्थात गौड़ या अन्य कार्य या सहायक कार्य। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 प्राइमरी फंक्शन की। प्राइमरी फंक्शन में जब हम बात करते हैं तो पहला फंक्शन आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा हमने बताया कि विनिमय का माध्यम क्यों होता है मुद्रा, इसके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। मुद्रा को हम कहीं भी किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जो मुद्रा की क्वालिटी होती है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकार्यता, वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकार्यता होती है। तो सार्वभौमिक स्वीकार्यता की वजह से मुद्रा को कहीं भी कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, कभी सोना दे करके हम मुद्रा ले सकते हैं, मुद्रा दे करके हम सोना ले सकते हैं। हम यूपी में इसको स्वीकार कर सकते हैं तो तमिलनाडु में भी इसको स्वीकार करेंगे, और इतने ही नहीं, नेपाल, भूटान में भी स्वीकार करेंगे। अगर हम मुद्रा की बात करें तो अमेरिका में भी स्वीकार्य होगा, लेकिन वो अमेरिकन मुद्रा होगा। इंडिया में जो स्वीकार होगा वो इंडियन करेंसी होगी। तो बात आती है अल्टीमेटली मुद्रा की। मुद्रा क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। दूसरा है इमीडिएट एक्सेप्टेबिलिटी। मान लीजिए अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें
तो मान लीजिए अगर आज हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है, कोई आदमी लेकर के फल आता है और कहता है हमको इसके बदले में आप गेहूं दे दीजिए, लेकिन अगर फल हमारे पास अभी उपलब्ध है, स्वाभाविक है कि अगर हम अतिरिक्त फल खरीद के रख लेंगे तो वो फल 2-3 दिन में नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हम उस फल को स्टोर तो कर नहीं सकते। तो हम स्वाभाविक सी बात है उस फल को लेकर के और गेहूं नहीं दे सकते। लेकिन मुद्रा जब चाहे मुद्रा हम ले लेंगे और अतिरिक्त वस्तु को दे देंगे। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो तुरंत स्वीकार्यता है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कितनी भी मात्रा में मुद्रा को स्वीकार किया जा सकता है, तो ये इमीडिएट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मनी है। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है और दूसरा इमीडिएट अर्थात त्वरित स्वीकार्यता है इसकी। इसके बाद है मीजर ऑफ वैल्यू। हमने आपको यहां बताया था क्या, ए मीडियम अ मीजर भी इसका प्राथमिक कार्य है, अर्थात ये दोनों इसके जो कार्य हैं ये दोनों प्राथमिक कार्य माने जाते हैं। तो मीजर ऑफ वैल्यू क्या है, मूल्य का मापक क्या है? हमने पहले ही कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कपड़ा खरीदना है गेहूं दे करके, तो वो गेहूं कितनी मात्रा में दे और कितनी मात्रा में कपड़ा ले ले, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो मुद्रा के आ जाने से कपड़े का मूल्य तय हो गया, गेहूं का मूल्य तय हो गया और दोनों आपस में बड़े आराम से विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये मूल्य का मापक हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पर, द्वितीय कार्य पर। स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संग्राहक। हमने आपको बताया था यहां स्टैंडर्ड एंड स्टोर, तो यहां पर सेकेंडरी फंक्शन में आया स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ प्रेफर्ड पेमेंट्स। तीन चीज है स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास गेहूं अतिरिक्त मात्रा में है तो उसको 2 साल तक, 3 साल तक या 4 साल या असीमित समय तक के लिए संरक्षित नहीं रख सकते हैं। अगर इस अतिरिक्त गेहूं को, वीट को आप मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर लें तो आप 10 साल बाद भी अगर आप उस मुद्रा का उपयोग करना चाहते हैं तो उसी रूप में, उसी उतनी मात्रा में बिना मूल्य के ह्रास के उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यूज है, अर्थात गेहूं अतिरिक्त गेहूं को हमने मुद्रा के रूप में संरक्षित कर लिया। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण। आपसे मैंने बार बार कहा फल किसी के पास है, फल का कितना मूल्य देना है और उसके बदले में कितना गेहूं हमें देना है, ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज थी। तो इन दोनों के बीच में मुद्रा के आ जाने से ये समस्या का समाधान हो गया कि वैल्यूज का ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रिफर्ड पेमेंट, आप एक भुगतान जो आज होना है उस भुगतान को आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ समय पश्चात जब चाहें, जिस मात्रा में चाहें, आज 10% कर दीजिए, कल 15 दिन बाद 10% कर दीजिए, आगे 50% कर दीजिए, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से इस स्टैंडर्ड ऑफ प्रिफर्ड पेमेंट यानी भावी भुगतान को आप कर सकते हैं। अब आता है मुद्रा का तीसरा कार्य, कंटिंजेंसी फंक्शन। अब कंटिंजेंसी फंक्शन में यह आता है कि ऐसे में अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की अनुपलब्धता है। अब जिनके पास संसाधन नहीं है वो उपभोग कैसे करेंगे? तो नेशनल इनकम का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर, लैंड, आप लेबर को वेज किस में देंगे अगर मनी नहीं होगा? अगर मनी है तो किसी के व्यक्ति के मूल्य का या उसके पारिश्रमिक का भुगतान आप मनी के रूप में कर सकते हैं। लैंड के यूज के बदले में आप क्या देंगे? मुद्रा है, तो इस समस्या का समाधान हो गया। धन, कैपिटल की यूज के बदले में आप ब्याज का भुगतान कैसे करेंगे? तो इसका इस समस्या का भी समाधान मुद्रा के आ जाने से हो गया। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में
जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुद्रा के आ जाने से आसानी से हल हो गया। तो ये मुद्रा का थर्ड कार्य है। कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पहले ही कहा था कि जैसे अगर आपसे दो चीज हम कहें कि एक आम के बदले आप 12 बनाना देंगे या 12 आम के बदले आप 6 बनाना देंगे, ये कैसे तय होगा? इस चीज का, इसको हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर क्रमशः कम होता जाता है। अगर हमारे पास 12 केला है तो हम 12 केला हमारे लिए उतना, 12वां केला हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि हम 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे तो उससे मिलने वाली संतुष्टि हमसे क्रमशः घटती जाती है। तो इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। अगर कोई चीज हमारे पास कम मात्रा में है, जैसे आम हमारे पास सिर्फ 2 है तो आम से ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, लेकिन अगर आम भी 12 है और केला सिर्फ 2 है तो केले की उपयोगिता ज्यादा हो जाएगी और आम की उपयोगिता कम, सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। तो ये सीमांत उपयोगिता वाले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसको आप वहां पर जाकर के बड़े आराम से इस सीमांत उपयोगिता कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मुद्रा के आ जाने से इस सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का आसानी से विश्लेषण करके और मूल्य का निर्धारण आप कर सकते हैं। मूल्य का निर्धारण जब सीमांत उपयोगिता पर होता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट मूल्य तय होता है। फ्रॉम लिक्विडिटी टू वेल्थ, किसी भी मुद्रा को आप धन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है ऑल मनी इज वेल्थ, ऑल मनी इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट मनी। ऑल वेल्थ इज मनी बट ऑल वेल्थ इज नॉट मनी। सभी धन मुद्रा नहीं है। आप किसी को कहें कि आप हमारी फल ले लीजिए या हमारे पास रखा हुआ बहुत बड़ा मात्रा में कपड़ा है, कपड़ा ले लीजिए, या हमारे पास एक मकान है, मकान के बदले हमें गेहूं दे दीजिए, यह संभव नहीं है। ऑल वेल्थ इज, मान लीजिए मकान आपकी संपत्ति है, आपके पास बहुत सारा सोना रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है, ये आपके वेल्थ है। आपके पास बहुत बड़ी लैंड है, आपके पास कार है, ये आपकी वेल्थ है। बट दीज आर नॉट द मनी, बट ऑल द मनी इज वेल्थ। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया रखा हुआ है, इट इज फॉर्म ऑफ इन द करेंसी और इट इज द फॉर्म ऑफ कॉइन। आप जब चाहें इसके बदले में कोई भी धन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी धन खरीद सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ऑल मनी इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट मनी। ये जो आपको कहा गया है बट ऑल वेल्थ इज नॉट मनी। तो ये रहा आपका कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आइए एक नजर डालते हैं हम लोग मुद्रा के इतिहास पर। अभी हम लोग जो बात करने चल रहे थे वो था मुद्रा का इतिहास। देखिए आपके सामने पूरे बोर्ड पर एक इतिहास का क्रम हमने लिख रखा है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और नोट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम आपको बता रहे हैं कि इस मुद्रा के इतिहास का पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से आप आसानी से इस चीज को बड़े आराम से नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके बात कर सकते हैं कि क्या है मुद्रा के इतिहास की शुरुआत कहां से होती है। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत हुई। चीन और ग्रीक दो ऐसी सभ्यताएं थी जो भारत के समकालीन मुद्रा के इतिहास मुद्रा को शुरू करने का जिनको श्रेय जाता है। अर्थात चीन और ग्रीक इन दो सभ्यताओं के साथ भारत में मुद्रा की शुरुआत हुई। ये 3 सभ्यताएं ऐसी थी जहां पर सबसे पहले करेंसी सिस्टम लाया गया, मुद्रा मनी सिस्टम लाया गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। ये 3 सभ्यताएं इतिहास में मानी जाती हैं कि पहली सभ्यता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि भारत में 2600 वर्ष पूर्व अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी शुरुआत होती है। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री थे, गुरु थे,
अर्थशास्त्र पुस्तक जिसने लिखी थी, चाणक्य। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में रुपया शब्द का इस्तेमाल किया है। अर्थात उस समय छोटी इकाई मौर्य काल में पण हुआ करती थी, पण, लेकिन चांदी के सिक्कों के लिए रुपयिकम, रुपयिकम अर्थात जो शब्द यूज होता था वो था रूपा। रूपा का संस्कृत अर्थ होता है चांदी या चांदी जैसा, और चांदी के सिक्कों के लिए यूज होता था रुपयिकम। यद्यप उस समय की करेंसी मौर्य काल में ऐसी मानी जाती है, पण हुआ करती थी, लेकिन चांदी के सिक्कों के लिए रुपयिकम, और जो अर्थशास्त्र में प्रयोग मिलता है, जो प्रयोग किया गया है, वो रुपयिकम शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने किया हुआ है। सबसे पहले चांदी का सिक्का जो 178 कण का हुआ करता था, शेरशाह सूरी ने ढलवाया था। 1540 से 1545 जिसका कार्यकाल था, शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन कराया, 178 कण का था। फिर इसके बाद 1861 में पहली बार 10 रुपए के नोट ने बाजार में दस्तक दी। 1861 में पहली बार 10 रुपए के नोट ने बाजार में दस्तक दी। 1864 में 20 रुपया, और अब ये आप सिस्टमैटिक ढंग से देखते चलिएगा। 1864 में 20 रुपया, 1872 में 5 रुपया बाजार में आया। फिर इसके बाद 1900 में 100 रुपए का नोट बाजार में आया, और 1905 में 50 रुपए का नोट बाजार में आया। 1907 में आते हैं। 1907 में पहली बार 500 रुपए का नोट बाजार में आया, और 1909 में 1000 रुपए का नोट बाजार में सबसे पहली बार आया। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में भारतीय रुपया जो अभी चल रहा है, ये 1957 में आया। तो अब आप कह सकते हैं कि इसके पहले क्या चलता था। इसके पहले जो चलता था वो भारतीय रुपया वो भी था, लेकिन 1957 में एक बड़ा बदलाव हुआ, रुपए का दशमलवीकरण हो गया। इसके पहले रुपया आने में बांटा जाता था। इसको अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे कैसे बांटा जाता था। इसके बाद आप एक बार समझ लीजिए। तो दशमलवीकरण शुरू हुआ, अर्थात जो 1 रुपया था उसके पहले 64 आने में होता था, 64 पैसा माना जाता था, यानी 16 आना या 64 पैसा, या जिसको 192 पाई में बांटा जाता था। लेकिन जब भारतीय रुपए का दशमलवीकरण हुआ तो ये 100 पैसे में विभाजित हो गया। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपया है, उसका दशमलवीकरण 1964 में हुआ था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि भारतीय रुपए का दशमलवीकरण कब हुआ था। 1957 में, जब इसको हम लिख दे रहे हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 1964 में पाकिस्तान के रुपए का दशमलवीकरण हुआ था। एक चीज और आपको यहां हम बताते चलें, जैसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए भारत में करेंसी इशू करने का जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इस तरह पाकिस्तान में जो करेंसी प्रचलन में लाई जाती है, जो वहां का केंद्रीय बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको नोट कर लीजिएगा, ये कहीं लिखा नहीं है, बस ये इसको हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो भारतीय रुपया, इसके पहले जो 1 रुपए का सिक्का होता था वो 11.66 ग्राम का होता था, या फिर 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में विभाजित होता था। आइए जरा सा एक नजर भारतीय करेंसी पर डालते हैं ब्रिटिश काल से। 1773 से 75 के बीच ब्रिटेन के एजेंसी हाउस द्वारा जो 2 संस्थानों की स्थापना की गई, जिसको कहा गया जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बिहार, इनके माध्यम से करेंसी का लेन देन शुरू हुआ। अर्थात करेंसी इशू करने का जो
काम था करेंसी प्रिंट करने, करेंसी इशू करने का, वो इन दोनों संस्थाओं को दिया गया। इसके बाद 1861 में ब्रिटिश फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन ने पेपर करेंसी एक्ट लागू किया। ध्यान रखिएगा इस पर। अभी जो हमारा संचालित होता है वो पेपर करेंसी एक्ट 1934 है, अभी जो संचालित हो रहा है, जिसके तहत आरबीआई 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक के नोट प्रिंट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक के नोट प्रिंट कर सकता है। लेकिन अगर 10,000 के ऊपर के नोट प्रिंट करना है तो आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम जो बात कर रहे हैं, 1861 में जेम्स विल्सन ने पेपर करेंसी एक्ट लागू किया। 1 अप्रैल 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हो गई तो करेंसी मैनेजमेंट का काम इसी आरबीआई को सौंप दिया गया। 1935 में ही आप जानते हैं आरबीआई की स्थापना, अभी आरबीआई चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, 500 करोड़ की पूंजी के साथ शुरू हुआ था और इस को 100 रुपए के शेयर में विभाजित किया गया था। तो आरबीआई की स्थापना के बाद करेंसी मैनेजमेंट का जो काम था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रलाइजेशन ना होने पाए, इसलिए 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1935 में आरबीआई ने पहली बार, जब इसके पास के पेपर करेंसी मैनेजमेंट का काम आया, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए और 1,000 रुपए का नोट बाजार में उतारा। ध्यान रखिएगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए और 1,000 रुपए का नोट बाजार में उतारा। कब? 1935 में। 1938 में पहली बार 10,000 रुपए के नोट छापे गए, 10,000 रुपए के नोट छापे गए और इसके साथ ही 1,000, 5, 10, 100 और 1,000 रुपए के नोट का फिर से प्रिंट किया गया 1938 में। जो ये 1938 में एक 10,000 रुपए का नोट छापा गया, इस समय एक बदलाव किया गया था। इसमें हेनरी 6 का, सॉरी जॉर्ज 6 का, नॉट हेनरी, जॉर्ज 6 का, जॉर्ज सस्टम का इसमें चित्र लाके डाला गया, छापा गया। तो जॉर्ज सस्टम वाज द 6th वाज द पर्सन जिसका चित्र इस करेंसी पर लाया गया। लेकिन जो 1,000 और 10,000 रुपए का नोट था उसको 1946 में बंद कर दिया गया, डिमोनेटाइज कर दिया गया। डिमोनेटाइजेशन शब्द तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जो धन का संकेंद्रण था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी पावर, उसको रोकने के लिए 1,000 और 10,000 रुपए के नोट का डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, विमुद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात इसको 1,000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। 1954 में फिर से 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट छापे गए 1954 में। लेकिन 1978 में ध्यान दीजिएगा 1,000 और 5,000 के नोट फिर से बंद कर दिए गए, अर्थात इनका फिर डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया 1978 में। 1954 में ही पहली बार 1,000 रुपए का नोट जारी हुआ, लेकिन इसको भी 1978 में बंद किया गया था। यह मैं आपको ऊपर की लाइन में बता चुका हूं। वर्ष 2000 में आपको याद होगा 1954 में 1,000 रुपए का नोट जारी हुआ और 78 में बंद हो गया। लेकिन वर्ष 2000 में 1,000 रुपए के नोट का पुनः से प्रिंटिंग शुरू हो गया, मुद्रीकरण होने लगा, अर्थात 1,000 रुपए का नोट फिर से जारी किया गया, जिसका डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को किया गया। अर्थात 8 नवंबर 2016 को 1,000 रुपए का नोट बंद कर दिया गया। नवंबर 2016 में 2,000 रुपए का नोट जारी किया गया। भारत में अभी तक 2 रुपए से लेकर के और 2,000 तक के नोट ही
छापे जा रहे हैं। अभी 2000 इज द बिगेस्ट करेंसी इन इंडिया। तो यहां पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अब पेपर करेंसी जो इशू होती है उसके बारे में बता दूं, और उसका आधार क्या होता है, पेपर करेंसी होती कैसे है, इसके बारे में मैं अब बता रहा हूं। तो हम आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताते चलें, इससे पहले कि हम आपको मनी के बारे में बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे मुद्रा को प्रकाशित करता है, मुद्रा प्रकाशित करने का आधार क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, 1 रुपए या 2 रुपए के नोट कैसे प्रकाशित किए जाते हैं, इन सब के बारे में बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि 1957 में पहली बार भारतीय रुपए का दशमलवीकरण किया गया था। ये हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। 1957 में जब दशमलवीकरण किया गया तो उसके पहले रुपया कैसा था, रुपए का क्या सीक्वेंस हुआ करता था, इसकी एक नजर डालिए। अभी जो वर्तमान में है उसको हम रुपया कहते हैं। रुपया पहले ये फूटी कौड़ी हुआ करता था, जो आज रुपया है। फूटी कौड़ी से क्या बना, कौड़ी बना, कौड़ी से दमड़ी बना, दमड़ी से ढेला बना। ये आप लोगों ने सुना होगा, एक दमड़ी नहीं देंगे या एक ढेला नहीं देंगे। तो ये करेंसी सिस्टम हुआ करता था इंडिया में। ऐसा नहीं था कि करेंसी सिस्टम नहीं था, हम ढेला वाज द करेंसी। तो फूटी कौड़ी, कौड़ी से फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, और ढेला से बना पाई। पाई पाई का हिसाब जोड़ के रखते हैं आप, पाई करेंसी था। पाई से क्या बना, पैसा। जब पैसा बना तो ध्यान रखिएगा, पैसा और नया पैसा, नया पैसा का मतलब न्यू नहीं, ध्यान रखिएगा, इट वॉज नॉट न्यू पैसा। ये एक नया, दो नया, एक नया, दो नया, 3 नया की बात की जा रही है, न्यू करेंसी की बात नहीं की जा रही है। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं, ये नया पैसा का मतलब 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, 3 नया पैसा कहा जाता था उसको। अब उसको ये ना कह लीजिएगा कि 1 न्यू करेंसी, 1 न्यू पैसा, 2 न्यू पैसा, 3 न्यू पैसा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो पैसा से पहले, अर्थात 1957 में जब दशमलवीकरण हुआ तो उसके पहले नया पैसा था। 1957 के पहले नया पैसा था, और 1957 में जब दशमलवीकरण हुआ तो ये बन गया पैसा। तो पाई से पैसा बना, पैसे से आना बना, और आना से रुपया बना। तो आपको बता दें सीक्वेंस क्या था, 256 दमड़ी बराबर था 192 पाई, 192 पाई बराबर था 128 ढेला, 128 ढेला बराबर था 64 पैसे, 64 पैसे था 16 आना के बराबर, और 16 आना था 1 रुपया के बराबर। ध्यान रहे 1957 के पहले ये 16 आना 64 पैसे के बराबर हुआ करता था। दशमलवीकरण होने के बाद ये 16 आना 100 पैसे के बराबर हो गया, 100 पैसे के बराबर हो गया। जो 64 पैसे हुआ करता था 16 आना, वो हो गया 100 पैसे के बराबर। कब हुआ था, 1957 में दशमलवीकरण के बाद। एक और फैक्ट आपको बताते चलें, आपने पूरी करेंसी का इतिहास पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 जनवरी 2015 से 1 रुपए का जो नोट था, फिर से इसका प्रिंटिंग शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2015 से 1 रुपए का नोट प्रिंट होना फिर से शुरू हो गया है। 1994 में सरकार ने एक क्वाइनेज एक्ट लाया था, क्वाइनेज एक्ट में संशोधन किया था। पुराने क्वाइनेज एक्ट में संशोधन करके क्वाइनेज एक्ट में संशोधन किया था, और एक क्वाइन 1 रुपए का नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। 1 रुपए के नोट की जगह पर 1 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। 1 रुपए के नोट, यहां आपको और बता दें, 94 में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे।
1 जनवरी 2015 से जब प्रकाशन शुरू हुआ तो इसके डिजाइन में थोड़ा सा पुराने डिजाइन से और नए डिजाइन में थोड़ा फेरबदल किया गया। एक चीज आपको बहुत बारीक बताता हूं आपको, जब 1 रुपए का नोट उठा करके देखिएगा तो 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है और 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। अर्थात 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, अशोक चक्र इस पर होता है, जबकि 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक के रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो ये रहा आपके सामने पूरा करेंसी का एक इतिहास। अब जानना जरूरी है आपके लिए कि करेंसी को हम इशू कैसे करते हैं, क्या उसके लिए पीछे रिजर्व रखते हैं। जैसे आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि करेंसी इशू करने के लिए गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, तो कितना रखा जाता है, मनी सप्लाई की अवधारणा क्या है, M1 M2 M3 क्या है, L1 L2 L3 क्या है, इन सब के बारे में अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करने करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये मुद्रा का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट इसके बाद आपको मिलेगा। उस दोनों को एक साथ देखिएगा, अन्यथा आपको एक ही चैप्टर में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। तो पूरा मुद्रा का चैप्टर आप 2 पार्ट में देखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।